हेलो गाइस, मैं अनूप कुमार पांडे यूट्यूब के ऑनलाइन मंच एग्जाम बीट पर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गाइस, मैंने इकोनॉमी की क्लास शुरू की हुई है और उसी क्लास की अगले सीरीज में मैं एक और क्लास आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले गाइस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट what is economics, what is economy, their issue and solutions, and we have also studied what is microeconomy and what is microeconomy. तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज। उससे पहले कल की क्लास जहां पे हमने समाप्त की थी वहीं से मैं कुछ बिंदुओं को उठा के शुरू करूंगा और ये बिंदु ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में 99.9% चांस बनता है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जब हम कल पढ़ रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसके बारे में हमने लगभग पांच जो पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो हमने नोट डाउन किए हुए हैं। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन ये उभर कर सामने आया है कि क्या व्यष्टि और जो समष्टि अर्थशास्त्र हैं, ये तो शाखाएं हमने अलग अलग पढ़ ली हैं, तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं, इनका अध्ययन अलग अलग करना चाहिए या फिर इनका अध्ययन एक साथ करना चाहिए, या फिर ये एक दोनों के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो व्यष्टि है और जो समष्टि है, ये दोनों अर्थशास्त्र की दो अलग अलग शाखाएं हैं। अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन ये एक दूसरे की पूरक हैं। ये हुआ आपके दो बिंदु जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों इनमें से कौन सही है, इसके बाद और पॉइंट में एक दिया रहेगा दोनों अलग अलग शाखाएं हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों अलग अलग शाखाएं हैं और एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों अलग अलग शाखाएं नहीं हैं परंतु एक दूसरे की पूरक हैं। इस टाइप में कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये दो बिंदु हैं कहीं पर भी तो इसे हमें टिक करना है, यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब कैसे सही होता है हम वो बता रहे हैं आपको। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुद्रास्फीति है, मुद्रा, ये आपका आगे टॉपिक हम पढ़ाएंगे इन्फ्लेशन आपको, तो वहां पे बताएंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है। थोड़ा सा रिव्यू यहां पे मैं दे देता हूं कि मुद्रास्फीति का मतलब है कि महंगाई, किसी भी वस्तु का महंगा होना यानी कि महंगाई बढ़ना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। तो जैसे मान लीजिए कि कच्चा माल जो है, कच्चा माल, उसके मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो जो उससे उत्पाद बनेगा, उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी, और अगर उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो मुद्रास्फीति क्या होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी आपकी। ये क्या है, ये है आपका व्यष्टि और ये है आपका समष्टि। इसकी तुलना में यानी कच्चे माल की तुलना में आपका उत्पाद क्या है, आपका उत्पाद जो है वो है व्यष्टि। लेकिन इसकी तुलना में, कच्चे माल की तुलना में उत्पाद आपका क्या है, समष्टि है। ठीक है, लेकिन मुद्रास्फीति की तुलना में उत्पाद आपका क्या है, व्यष्टि है। ठीक है ना, क्योंकि ये यहां से यहां जा रहा है और ये यहां से यहां आ रहा है। अब कच्चा माल, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या बनाया कि गेहूं लिया, ठीक है ना, गेहूं लिया आपने और गेहूं से क्या बनाया,
उसका मान लीजिए कि मैदा बनाया आपने, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या किया आपने, उसके बाद आपने इसका बना दिया ब्रेड, ठीक है ना। अब देखिए ये तीन चीजें हैं और यहां पे ये हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन इनकी जो अलग अलग शाखाएं हैं वो अलग अलग ही रहती हैं। ओके गाइस, तब हम अब आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमियों के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आपके चलेंगे, पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं। तो अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था की मुख्यतः तीन क्षेत्र होते हैं, तीन क्षेत्र, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः तीन क्षेत्र होते हैं। और अब इसके तीन क्षेत्र कौन कौन से होते हैं हम उनको देखते हैं। तो पहला जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा जो है आपका तृतीयक क्षेत्र। अब हम इसको पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तो भाई प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन, इसमें क्या करते हैं हम, प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते हैं, दोहन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे उत्खनन करना, उत्खनन करना प्राथमिक क्षेत्र है। जमीन से हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, कोयला निकालने की कोशिश करते हैं और अन्य अभ्रक निकालने की कोशिश करते हैं। जितनी भी धातुएं हैं उत्खनन से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो और एक ले लेते हैं जैसे कृषि कार्य, इसमें प्राकृतिक संसाधन है कृषि और उसका हम दोहन करने के प्रयास करते हैं। और समुद्री संसाधन भी इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। जैसे मछली पकड़ना, समुद्री जो गैसें होती हैं उनमें बहुत सारी गैसें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें समुद्र में तेल भी निकल सकता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक संसाधनों का इसमें दोहन करने से संबंधित क्रिया होती है। इसमें उत्खनन होता है, कृषि कार्य, समुद्री संसाधन और ETC यानी कि इत्यादि। ओके, इसमें क्या होता है कि इस क्षेत्र से हमें, जो प्राथमिक क्षेत्र है, इससे हमें कच्चे माल की आपूर्ति होती है, कच्चे माल की आपूर्ति होती है या हमें इससे कच्चा माल मिलता है प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। तो आप ये तीन बिंदु आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ में। कच्चा माल जो है ये शब्द अभी छोड़ दीजिए, अभी मैं आगे इसके डिस्कस करूंगा। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, आगे चलना है हमें।
जो आपका है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, इसमें क्या करते हैं कि जो कच्चा माल है, जो कच्चा माल है उसका क्या करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं। यानी कि कच्चे माल के प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियां जो होती हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। यानी कि कच्चे माल से संबंधित, यानी कि जो कि प्राथमिक क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है कच्चा माल या कोई भी उत्पाद होता है, उसका प्रसंस्करण करके जो भी उत्पाद हम प्राप्त करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि विनिर्माण कार्य, जैसे घर बनाना, ठीक है ना, और औद्योगिक निर्माण आदि, ठीक है ना, आदि। जैसे अब इसमें क्या है कि घर बना लेना, बिल्डिंगें बनाना, सड़क निर्माण करना और संरचनात्मक निर्माण करना, कोई भी अवसंरचना से संबंधित हो निर्माण करना। अब जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग करना, ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग, आप चिप्स खाते होंगे, खरीदने जाते हैं चिप्स खाते हैं, आलू कहां से आता है, आलू आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र से। यहां पे क्या करते हैं, हम उसको प्रसंस्कृत कर देते हैं और फिर क्या बन जाता है, आपका चिप्स बन जाता है और आप उसे खरीद लेते हैं, खाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें होता है दूसरा पॉइंट, पहला तो ये है आपका, दूसरा है इसमें मूल्य वर्धन होता है। अब मूल्य वर्धन क्या है ये हम समझेंगे आगे, क्योंकि इसके जितने क्षेत्र हैं वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद मूल्य वर्धन एक शब्द है, हम यहां पे लिख देते हैं कि मूल्य एक शब्द हम आया है मूल्यवर्धन और दूसरा शब्द है कच्चा माल। इसे हम आगे समझेंगे, ठीक है। चलते हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं। अब है आपका तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या है कि ये जो हम यहाँ पे बिल्डिंगें बनती हैं प्राइमरी क्षेत्र में, या सॉरी प्राइमरी क्षेत्र में जो भी उत्खनन का कार्य होता है उसमें जो लोग सर्विस देते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में जो बिल्डिंगें बनती हैं, जो औद्योगिक निर्माण होता है, जो सड़कें बनती हैं, जो मशीनें बनाई जाती हैं, उन सब में क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का योगदान होता है। यानी कि सेवाओं का क्षेत्र, इसमें क्या होता है, लोग जाते हैं और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है ना। तो वे सभी गतिविधियां जिसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे शिक्षा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेवा दे रहा हूं। स्वास्थ्य, डॉक्टर आपकी देख रेख कर रहे हैं, आपकी दवा कर रहे हैं, आपका मेडिसिन दे रहे हैं, आपको बुखार नाप रहे हैं, ये क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, ये सेवा का क्षेत्र है, ठीक है ना, सेवा कर रहे हैं वो। जैसे दो हो गए, और जैसे बैंकिंग में आप क्या हैं, मैनेजर, आप क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, यह दोनों
यह अन्य दो क्षेत्रों के पूरक हैं। दो क्षेत्रों के पूरक या सहायक हैं, क्योंकि इन दोनों के बिना, ये दो हैं तभी इनका अस्तित्व है, और ये हैं तभी ये दोनों चल सकते हैं। अगर सेवा क्षेत्र नहीं है, मान लीजिए कि अगर मैनेजर नहीं है और आप बैंक का ही निर्माण कर दें, किसी काम का नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा बैंक का। स्कूल खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए, सब कुछ हो गया, शिक्षा कोई देने वाला अध्यापक ही नहीं है। या मान लीजिए कि ईंट नहीं है, ईंट कहां से आएगा? प्राकृतिक संसाधन मिट्टी से आएगा, ईंट है ही नहीं है, और आपको बनाना क्या है? स्कूल बनाना है। एक बात। दूसरी बात क्या है? औद्योगिक कार्य हो ही नहीं रहा है, विनिर्माण का कार्य हो ही नहीं रहा, तो स्कूल कैसे बनेगा? और तीसरा ये कि जब वहां पे कोई काम नहीं करेगा, वहां पे जाके वर्क नहीं होगा, तो स्कूल कैसे बनेगा? फिर चाहे वो टीचर का वर्क हो, चाहे वो चपरासी का वर्क हो, चाहे फिर प्रिंसिपल का वर्क हो, किसी का भी वर्क हो, तो ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये आपस में क्या है? इंटर लिंक हैं। और जो ये तृतीय क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर जो है, ये क्या है? इन दोनों जो ऊपर दो यानी कि प्राइमरी क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में सहायक होते हैं और पूरक भी हैं। ठीक है गाइस, चलें आगे। तो ये इतनी बातें जो थी, ये तो पहले हुई थी कि 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाएगा, किसको? अर्थव्यवस्थाओं को। ठीक है ना? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? समय जैसे जैसे बदला, समय बदलने के साथ में कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या किया कि जो ये 3 क्षेत्र हैं, इसके अलावा 2 क्षेत्रों में और डिवाइड किया। हालांकि ये जो आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, ये ज्यादा कुतर कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, और ये ऑथेंटिक बेस के स्रोत भी मेरे पास है, मैं तथ्य भी प्रमाणित कर सकता हूं कि कहां पर है। तो जो चौथा क्षेत्र है वो हमारा, वो है चतुष्क क्षेत्र। मैंने पहले क्या लिखा था? मुख्यतः 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया था पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अर्थशास्त्रियों ने बहुत विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद एक चौथा क्षेत्र खोजा, और जिसमें कहा गया कि इसमें शिक्षा, खोज, अनुसंधान आदि से संबंधित गतिविधियां, क्या हैं? शामिल हैं। ठीक है ना? और यह मानव संसाधन की गुणवत्ता का आधार स्तंभ है। ठीक है ना? तो जो हम चौथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, चतुष्क क्षेत्र, किसी भी अर्थव्यवस्था का, उसमें हम क्या, शिक्षा हो, उसमें खोज हो, अनुसंधान हो, तो हम उसे किसमें डिवाइड करेंगे? चतुष्क क्षेत्र में। ये बाद की बात है, पहले 3 ही क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था। फिर यह किसी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की गुणवत्ता का आधार स्तंभ है, यानी कि इसके लिए मानव संसाधन यानी कि जो हम लोग हैं, हमारी गुणवत्ता क्या है? आधार स्तंभ। यानी कि शिक्षा करना किसका कार्य है? अध्यापक का। खोज करना तो वैज्ञानिक करेगा, अनुसंधान, ये सब कार्य जो होते हैं ये उच्च स्तरीय लोग करते हैं, जिनके पास उच्च शिक्षा होती है, उनके पास उच्च स्तरीय ज्ञान होता है, वो ये सारे कार्य करते हैं। ठीक है? अब चौथा क्षेत्र हो गया। 5वें क्षेत्र की ओर हम चलते हैं कि 5वां क्षेत्र क्या है। पंचक क्षेत्र। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? इसमें
किसी अर्थव्यवस्था के शीर्ष निर्णयों से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। शीर्ष निर्णय का मतलब, जैसे एक एग्जांपल ले लें, लॉकडाउन कब लगेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या है, 144 लागू कर देना। शीर्ष निर्णय है ये हम जैसे आम लोग नहीं ले सकते हैं ये निर्णय, ठीक है ना। प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, देश को संचालित करना, वो सबसे ऊंचे स्तर का निर्णय लेते हैं। अब हम जैसे लोग नहीं कि सब्जी लाने जाना है, अरे सब्जी लाने जाना है वो सबका काम है, लेकिन भारत बंद करना है, लॉकडाउन लगाना है, ये निर्णय किसका है, प्रधानमंत्री जी का, ठीक है ना। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगना है, वो किसका काम है, डीएम का काम है, वो हमारा काम नहीं। हम जाके किसी से भी कह देंगे भाई आज अपने घर से नहीं निकलो, बहुत मारेगा, वो भगा देगा अपने घर से, दोबारा बुलाएगा भी नहीं, ठीक है। अब इसमें हम आपको बता दिए कि शीर्ष निर्णय होते हैं, और यह क्या है, सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क है, निष्पादन का मस्तिष्क है, ठीक है ना। मस्तिष्क क्यों है, क्योंकि जो उच्च स्तरीय निर्णय होते हैं वो इसी पंचक क्षेत्र में शामिल हैं, ठीक है। तो ये आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो थे, 3 तो मुख्य थे, ठीक है ना, वो मेजोरिटी में है, और ये 2 क्षेत्र जो हमने पढ़ा है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र, ये माइनॉरिटी में है। हालांकि ये भी आप पढ़े रहिए, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपको ऐसा ना लगे कि हम नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है गाइस। चले, अब 2 शब्द आया था हमारे पास, कच्चा माल और मूल्यवर्धन। ये 2 तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम कच्चे माल के बारे में बात करें, ठीक है ना। कच्चे माल के बारे में मान लीजिए हमने एक एग्जांपल दिया, गेहूं, ठीक है। गेहूं एक क्या है, कच्चा माल है। गेहूं से बना आटा, अगर आटे को हम क्या करें, अब ये हो गया, ये कच्चा माल था, ये एक उत्पाद हो गया, ठीक है ना। अगर इस आटे को हम क्या करें, इसकी रोटी बना लें, ठीक है ना। तो इस आटे के लिए कच्चा माल जो है वो गेहूं है, इस आटे के लिए कच्चा माल गेहूं है, लेकिन इस रोटी के लिए कच्चा माल क्या है, आटा बनी हुई है, ये आटे से बनी हुई है, रोटी के लिए कच्चा माल क्या है, आटा है, ठीक है ना। अब मूल्यवर्धन की बात करते हैं हम, मूल्यवर्धन की बात करते हैं कि मूल्यवर्धन क्या होता है। मूल्यवर्धन का मतलब ये होता है कि पैसा कैसे बढ़े, सबसे बड़ी बात ये है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में पैसा कैसे बढ़े। तो मान लीजिए कि हमने वही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि गेहूं है, आपने गेहूं खरीदा 20 रुपया केजी, ओके। इससे 1 किलो आटा बना आपका, आटे की पिसाई लग गई मान लीजिए 3 रुपए, ये हो गया मूल एडिशन हो गया। यहां पे कितना हो गया, 23, ठीक है ना। 20 रुपए का आपने क्या खरीदा, 1 केजी गेहूं खरीदा, और उसके बाद उस गेहूं को पिसवाया और उसका आटा बना, और पिसाई आपकी लगी क्या, 3 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने कि ये आटा जो है इसको एक होटल में गया, ठीक है, और होटल में 1 रोटी बराबर कितना है, 5 रुपए, सॉरी 1 रोटी बराबर 5 रुपए। मान लीजिए कि इससे बनते हैं 1 किलो आटे से 10 रोटियां बनते हैं, ठीक है। अब 10 रोटी बनी, इसका मूल्य कितना हो गया, 50 रुपए, तो यहाँ पे 50 रुपए। तो ये 20 रुपए का हमने गेहूं जो खरीदा, यहाँ पे 50 रुपए की हमने रोटी बनाई, ठीक है ना।
अब 50 रुपए की हमने रोटी बना दी, तो यहां से अब -50 माइनस 20 किया हमने, तो कितना आ गया टोटल? टोटल आ गया हमारा 30 रुपीज। ठीक है, तो 30 रुपीज हमारा क्या हुआ? मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन हुआ 1 किलो आटे में। ओके गाइस, तो ये रहा आपका मूल्यवर्धन और ये रहा आपका कच्चा माल। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वहीं से आपको सारी अपने देश के बारे में और विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पता चलेगा कि वहां पे किस प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि आर्थिक प्रणालियां संचालित होती हैं, वहां पे कैसी आर्थिक प्रणालियां पहले थी, कैसी अभी हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो गाइस, ये क्लास देखने से पहले आप हमारी पिछली वीडियो को देख लें। अगर आपको पसंद आता है, आपको ठीक लगता है, सारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, क्लासेस पर अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसका सलूशन आपको जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।